नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्न त्रुटि से संबंधित सभी पॉइंट्स को क्लियर किया था और उस पाठ को समाप्त किया गया था। उसी लेक्चर को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं पाठ 2, जिसका नाम है डिनी विश्लेषण। ठीक है, पाठ 2। पाठ का नाम है क्या बच्चों? डिनी विश्लेषण। ठीक है ना। तो डिनी विश्लेषण को हम लोग देखेंगे। डिनी विश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बीमा के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी है मापन। ठीक है, मापन को बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, मापन जो होता है वो मापन नाम से यह स्पष्ट है आपका, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, उसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों के रूप में ही लिख देना उसका मापन कहलाता है। ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? मान लेते हैं कोई भौतिक राशि जैसे वेग है, जैसे वेग को हम लोग बता दिए कि जो उसकी स्पीड है, किसी भी कार की या किसी भी वाहन की जो गति है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। अगर हम लोग 40 ला दिए, यानी कि गिनती, यानी कि अंकों में हम लोग किसी भी भौतिक राशि को लिख दिए, तो अंकों में लिख देने पर ही जो प्रक्रिया अंकों में लिखने की होगी, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में लिख देने की जो प्रक्रिया है वही आपकी क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। तो परिभाषा आप लोग एक बार फिर से सुन लेंगे। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग मात्रक। ठीक है, मापन के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मात्रक है और मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, वो जैसे यहाँ पे मापन हमें करना था, मापन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, मापन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए किसी एक निश्चित परिमाण की आवश्यकता होगी। ठीक है, और उसी निश्चित परिमाण को ही हम लोग मानक मान लेंगे। कोई भी भौतिक राशि होगी उसी के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और मानक मान लेने के पश्चात ही हमें जो नए नए जो मानक मिलते हैं उन्हीं मानकों को हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया जाएगा। जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो वहां पे सभी मात्रकों को मानक माना गया है। मानक मानने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों को एक बता देते हैं। जैसे पेरिस एक देश का नाम है, वहां पे एक विशेष टुकड़ा रखा गया है प्लेटिनम इरेडियम का। वही जो प्लेटिनम इरेडियम का टुकड़ा रखा गया है वो अपने आप में एक विशेष मानक है। उसका जितना द्रव्यमान था उस टुकड़े का, उसी टुकड़े के द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम मान लिया गया है। बात समझ रहे हैं? जो भी प्लेटिनम इरेडियम के टुकड़े का जो द्रव्यमान था जितना, उसी द्रव्यमान को ही हम लोग 1 किलोग्राम एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो विशेष प्रकार के मानक माने गए हैं। सभी अभी मानकों को हम आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे जानने से पहले हम लोग मात्रक को समझ लेते हैं। तो मात्रक में आपका आता है किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने के लिए एक विशेष मान को ही मानक मान लिया जाता है। उसी विशेष मान को ही या उसी मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को मापने के लिए या फिर कह सकते हैं अंकों में व्यक्त करने के लिए उस भौतिक राशि के परिमाण को के एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है। उसी मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। मात्रक के बाद आपका आता है मूल राशियां।
इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है मूल राशियां। ठीक है, मूल राशि या मूल राशियां, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे मूल राशियां। ठीक है ना। तो मूल राशि जो होती है वो कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं। किसी भी या ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। ऐसी भौतिक राशियां हैं या ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। जैसे समय हो गया, समय को व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए समय मूल राशि है। ठीक है, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, बात समझ रहे हैं बच्चों। और उसके बाद लंबाई हो गई। इस तरीके से ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण बनेंगे, 7 प्रकार के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब होते हैं, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, इस तरीके से तमाम उदाहरण आपके बनेंगे। बात समझ आ रही है। कैसे समय मूल राशि है इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे हमें समय को जानना है, जैसे अभी मान लीजिए घड़ी में देखेंगे, मान लीजिए 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। ठीक है, तो जो भी टाइम होगा, जैसे समय को अगर हमें देखना है तो घड़ी में देख करके ही तुरंत जान लेंगे। या ऐसा नहीं है कि अगर हमें समय देखना है तो पहले द्रव्यमान को मापना पड़ेगा तब कहीं जा करके समय आएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। समय को हमें अगर देखना है तो सीधा देखेंगे और समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, या फिर हमें जैसे द्रव्यमान मापना है, किसी भी वस्तु को जानना है उसका वेट कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो द्रव्यमान अगर हम लोग उसको जानेंगे, मास कितना है उसका, तो द्रव्यमान को जानने के लिए तराजू पे रखेंगे उस वस्तु को और तुरंत हम लोग उसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान अगर हमें मापना है तो पहले लंबाई वगैरह मापेंगे तब कहीं जाके द्रव्यमान निकलेगा, इस तरीके से नहीं होता है। द्रव्यमान अगर हमें मापना है तो सीधा सीधा द्रव्यमान की गणना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार की जो हमारी राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है बच्चों व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियों को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं हमारी, वो क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। व्युत्पन्न राशियां वह भौतिक राशियां जिन्हें 2 या फिर 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वो आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बात समझ रहे हैं, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है ना, बल हो गया, इस प्रकार की जो राशियां हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। बात आप लोग समझ रहे हैं। जो वेग होता है ये कैसे व्युत्पन्न राशि है इसको जरा समझ लेते हैं। आप लोग जानते होंगे जो वेग है वो आपका होता है विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ से इस फार्मूले से ही आपका क्लियर हो रहा है कि ये जो वेग है वो 2 भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रहा है। 2 भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या क्या चाहिए हमें, अगर वेग की गणना करनी है तो विस्थापन और समय दोनों चीजों की आवश्यकता, दोनों भौतिक राशियों की आवश्यकता होगी, तब कहीं जा करके हम लोग वेग की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वेग की गणना करने के लिए हमें
विस्थापन और समयांतराल दो भौतिक राशियों की आवश्यकता हो रही है, इसलिए ये मूल राशि नहीं है बल्कि क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक ऐसे ही त्वरण को अगर हमें जानना है तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, तो अगर त्वरण को जानना है तो हमें वेग परिवर्तन पहले यानी कि वेग निकालना पड़ेगा और समय से डिवाइड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के त्वरण की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो राशियां हैं वो दो या दो से अधिक मूल राशियों पर डिपेंड कर रही हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक का मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग समझिएगा, मूल मात्रक जो होता है आपका बच्चों, वो है मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो आपके, जैसे हमने आपको बताया था, समय है, समय का जो मात्रक होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, इसलिए सेकंड क्या है बच्चों, मूल मात्रक है। और ऐसे हमने मूल राशि बताई थी द्रव्यमान, और उस द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो मूल मात्रक होगा, इसलिए द्रव्यमान का जो मात्रक आपका किलोग्राम होता है वो आपका क्या है, मूल मात्रक है। ठीक ऐसे ही लंबाई बताया था हमने, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर या फिर किलोमीटर होता है, तो इसलिए किलोमीटर या मीटर जो है आपका मूल मात्रक है। इसी प्रकार से अन्य भी होंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक बच्चों, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक को कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स जो हमारी होती है उसको हम लोग समझेंगे। जो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, इन्हीं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में जो मात्रक लाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वेग आपको बताया था व्युत्पन्न राशि में, इसलिए वेग का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड वो आपका हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, ये भी हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही किलोग्राम बल का जो मात्रक न्यूटन है, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार के जो भी मात्रक आपके मिलेंगे व्युत्पन्न राशियों के, वे सभी आपके क्या कहलाएंगे, वे सभी आपके कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये आपका दिख नहीं रहा होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार के जो भी मात्रक हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है मात्रकों को व्यक्त करने की प्रणालियां या फिर विधियां। ठीक है, मात्रकों को
मात्रक को व्यक्त करने की विधियां, मात्रक को व्यक्त करने की विधियां, मात्रक को व्यक्त करने की जो विधियां हैं उससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, मात्रकों को व्यक्त करने की निम्न 3 विधियां हैं। तो निम्न 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि आपकी आती है एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम में इस प्रकार की पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। सबसे पहले लंबाई को देखते हैं। इस प्रकार की पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, यानी कि जहां कहीं भी द्रव्यमान की जगह पर किलोग्राम रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर द्रव्यमान कोई चीज भी है उसका अगर हम लोग मापन करेंगे तो अगर उसका मापन जो है मात्रा के साथ लिखा हुआ है तो अगर किलोग्राम वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा और लंबाई मीटर लिखी हुई मिल जाएगी और समय सेकंड लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस प्रकार की जो पद्धति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एमकेएस पद्धति बोलेंगे। ठीक है ना। किसी भी भौतिक विज्ञान में कोई भी सवाल है, किसी भी पाठ का में अगर सवाल हल करना है तो इन पद्धति की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बिना पद्धति की जानकारी के आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या फिर 12th हो। आपको 9 से ही ये सिस्टम बताए जाते हैं, इसलिए विशेष रूप से आप लोग अगर वहां पे नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे जानकारी कर लें, अन्यथा 12th में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। ओके, तो आइए समझ लेते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे, दूसरी जो पद्धति है वो आपकी है सीजीएस पद्धति। ठीक है ना, सीजीएस पद्धति जो होती है वो आपकी सीजीएस पद्धति जो है, इस प्रकार की पद्धति में जो लंबाई का जो मात्रक होगा वो आपका होता है सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। कहने का मतलब अगर कहीं पे सेंटीमीटर, ग्राम इस तरीके से दिख गया तो हम लोग तुरंत समझ लेंगे कि वो किस प्रकार की पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। बात समझ आ रही है बच्चों? अगर लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में है दिया गया है तो इस प्रकार की पद्धति को हम लोग एमकेएस पद्धति बोलेंगे। अगर लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में दिया गया है तो इस प्रकार की पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे? सीजीएस पद्धति बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड एंड लास्ट है सिस्टम वो आपका है एफपीएस पद्धति। एफपीएस जो पद्धति है इसमें लंबाई को फुट में, ठीक है, और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। बात समझ आ रही बच्चों? ये जो एफपीएस पद्धति है वो आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी अभी 12th तक, तो इसलिए हम लोग विशेष ध्यान एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति पे देंगे। बेहद सिंपल है। एमकेएस में आप लोग देख रहे हैं, सीजीएस में किस प्रकार से इसको देख रहे हैं, इन्हीं दोनों को याद रखना है और साथ ही साथ इसकी भी जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है ना, इतना आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मित्रों, अपने सहपाठियों तक शेयर करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तथा अपने मित्रों, सहपाठियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने पर आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जा सकें। लाइव क्लासेस में आप लोगों का ही फायदा रहेगा। आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसका हम लोग यहाँ पे हम आपको आंसर करके, सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है,
तो इसलिए आप लोग की सहायता आवश्यक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और इसमें आप लोगों का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोगों की सुविधा के लिए बोला जा रहा है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने पर आप लोगों को लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।